हाय गाइस, मैं हूं गौरी विद वीकली मार्केट एनालिसिस का ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीक हमारा फोकस है 3 बड़ी स्टोरीज पर। इंडिया का इकोनॉमिक मैप रीड्रॉ हो रहा है और बिजनेस के 2 सबसे बड़े नाम आर लीडिंग द चार्ज। मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर बोल्ड बेट्स लगा रहे हैं, प्लेजिंग अ कंबाइंड ऑफ 1.75 लाख करोड़ रुपीस। पर अभी क्यों सडनली नॉर्थ ईस्ट पर ऐसा फोकस क्यों? वी विल टेल यू। गोल्ड की बात करें तो वो सिर्फ लॉकर्स में ही नहीं चमक रहा है, बल्कि वो स्मॉल बिजनेसेस एंड आप जैसे इंडियंस की बोरोइंग के तरीके को भी बदल रहा है। सेकंड स्टोरी में जानिए कैसे इंडिया का सबसे ट्रस्टेड मेटल क्वाइटली क्रेडिट लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एंड वीडियो के एंड में वी विल मूव टू द बिग वन। क्या एनएससी का लॉन्ग अवेटेड आईपीओ बस आने ही वाला है? 1 लाख इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, देन व्हाट इज होल्डिंग इट बैक? एंड क्यों ये बन सकता है इंडिया का नेक्स्ट स्टॉक मार्केट ब्लॉकबस्टर? लेट्स डाइव इन। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन लंबे टाइम तक एक फॉरगॉटन फ्रंटियर रहा। बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चर और कनेक्टिविटी पोटेंशियल, बट इंफ्रा और इकोनॉमी के मामले में काफी पीछे। बट शायद ये सब बदलने वाला है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए 2 सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स रिलायंस और अडानी ग्रुप्स ने इस रीजन में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करने का फैसला किया है। रिलायंस लगाएगा 75,000 करोड़ रुपीस और अडानी 50,000 करोड़ रुपीस। ये अनाउंसमेंट्स, जो कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में हुए, जल्द ही नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया का नजरिया बदल सकते हैं। लेट्स ब्रेक दिस डाउन फर्दर। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस के नॉर्थ ईस्ट ब्लूप्रिंट की। मुकेश अंबानी ने कहा है कि नियर फ्यूचर में वो इन रीजन्स को सिंगापुर जैसे सक्सेस दोहराते हुए देख सकते हैं। क्लियरली अंबानी का कमिटमेंट सिर्फ नंबर्स का नहीं, विजन का है। रिलायंस ने लास्ट 40 ईयर्स में ऑलरेडी इस रीजन में 40,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब ये जो नया 75,000 करोड़ रुपीस है, उसका पुश 6 एरियाज के लिए है। डिजिटल कनेक्टिविटी, जियो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट का 90% कवर करता है। 50 लाख 5G यूजर्स को अब डबल करने का प्लान है। बट द फोकस इज इन जस्ट कनेक्टिविटी, इट इज इंक्लूजन। अंबानी AI को हर स्कूल, हर हॉस्पिटल, एंटरप्राइज और घर में पहुंचाना चाहते हैं। रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस रिटेल का प्लान है कि वो स्टेपल्स, फ्रूट्स, वेजीज के लोकल प्रोक्यूरमेंट को स्केल अप करे। एंड ये केवल सप्लाई चेन से जुड़ा नहीं होगा। FMCG यूनिट्स और आर्टिसन गुड्स में इन्वेस्टमेंट से अर्बन रूरल वैल्यू गैप को फिल करने पर भी फोकस है। थर्ड, क्लीन एनर्जी। रिलायंस प्लान कर रहा है 350 इंटीग्रेटेड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। इस मूव से वेस्टलैंड्स प्रोडक्टिव एनर्जी हब्स में बदल जाएंगे। Solar generation will also see an uptick. Fourth is healthcare. Reliance Group मणिपुर में 150 बेड्स का कैंसर हॉस्पिटल बनाएगा। मिजोरम यूनिवर्सिटी के साथ ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च के लिए पार्टनरशिप भी होगी और गुवाहाटी में इंडिया का लार्जेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी सेटअप किया जाएगा। ऑल्सो स्पोर्ट्स, ओलंपिक लेवल टैलेंट्स को बिल्ड करने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स भी सेटअप किए जाएंगे। अंबानी का विजन है 4.5 करोड़ लाइव्स को इंपैक्ट करना, क्रिएटिंग 25 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। गौतम अडानी भी पीछे नहीं है। 50,000 करोड़ के फ्रेश कमिटमेंट के साथ अब अडानी का नॉर्थ ईस्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है 1 लाख करोड़ रुपए। अडानी का फोकस डिफरेंट है बट कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, रोड्स, रेलवेज, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। डिजिटल इंफ्रा में एक्सपैंडिंग डेटा कनेक्टिविटी एंड डिजिटल सर्विसेज। एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक हब्स और ट्रांसनेशनल एनर्जी कॉरिडोर्स आते हैं। सो द आइडिया इज नॉट जस्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट बट टू बिल्ड विद इन इट। पर सवाल है, व्हाई नाउ? फर्स्ट रीजन इज प्रॉक्सिमिटी। नॉर्थ ईस्ट अपने बॉर्डर्स शेयर करता है चाइना, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश से, जो उसे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए एक आइडियल स्ट्रेटेजिक गेटवे बनाते हैं। इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे और कलाडन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स के लिए नॉर्थ ईस्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन पिवटल रहेगी। दूसरा रीजन है द चाइना फैक्टर। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ चाइना के सामने इंडिया का जियोपॉलिटिकल स्टांस भी और मजबूत करेगा। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स रीजन की कनेक्टिविटी बढ़ाकर चाइना की स्ट्रेटेजिक मूव्स को काउंटर करने में एक बड़ा हिस्सा निभाएंगे। तीसरा रीजन है मार्केट सैचुरेशन। जैसे जैसे सदर्न और वेस्टर्न इंडिया के मार्केट्स मैच्योर होते जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है।
स्पीकिंग ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल, अब हम बात कर लेते हैं बढ़ते गोल्ड प्राइसेस की, जिसे बैंक्स और बोरोअर्स दोनों को ही फायदा हो रहा है। गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने से खरीदारों के पसीने जरूर छूट जाते हैं, लेकिन अपने बिजनेसेस या इमरजेंसी के लिए गोल्ड पर रिलाई करने वाले हजारों लोग इस वक्त चैन की सांस ले रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड की कीमत पिछले 5 सालों में 87% बढ़ी है और पिछले 1 साल में 36%। जब सोने के भाव बढ़ने लगते हैं तो दो चीजें होती हैं। गोल्ड लोन्स का वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि बोरोअर्स को अपने प्लेज्ड गोल्ड के लिए ज्यादा वैल्यू मिलती है, और गोल्ड लोन के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीएस कम होते हैं क्योंकि बोरोअर्स अपने गोल्ड का ऑक्शन अवॉइड करने के लिए टाइमली रीपेमेंट प्रायोरिटाइज करते हैं और उन्हें अपना पिछला लोन चुकाने के लिए टॉप अप लोन्स भी आसानी से मिल जाता है। अब आप मुथूट फाइनेंस को ही देख लीजिए। उनका गोल्ड ऑक्शन वॉल्यूम FY23 में 2203 करोड़ से FY24 में 892 करोड़ हो गया और FY25 में और भी कम होकर 461 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। ठीक उसी तरह मनप्पुरम फाइनेंस के ऑक्शन वॉल्यूम में भी FY23 से FY25 के टाइम पीरियड में 40% का रिडक्शन दिखा। इंडियन मनी के भी गोल्ड ऑक्शन वॉल्यूम में FY24 से FY25 तक 76% रिडक्शन देखने को मिला है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ट्रेडर्स, हाउसवाइफ्स जिन्हें आमतौर पर फॉर्मल क्रेडिट लेने में दिक्कत होती है, अक्सर अपने हाउस होल्ड गोल्ड के बदले लोन लेकर अपना काम चलाते हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू HSBC ग्लोबल, इंडियन हाउस होल्ड्स का कलेक्टिव गोल्ड लगभग 25,000 टन के बराबर है, जो कि दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स के कंबाइंड रिजर्व से भी ज्यादा है। आरबीआई का डेटा ये कहता है कि बैंक्स के गोल्ड ज्वेलरी के बदले दिए गए आउटस्टैंडिंग लोन्स में 100% से भी ज्यादा का जंप आया है। टॉप बैंक एग्जीक्यूटिव्स का ये कहना है कि बढ़े लोन डिमांड की वजह से उन्होंने मॉनिटरिंग बढ़ा ली है, जिससे डेलिक्वेंसी रेट भी इंप्रूव हुआ है। गोल्ड लोन पोर्टफोलियोज के इंप्रूव्ड मॉनिटरिंग और प्रोएक्टिव एंगेजमेंट के चलते रिकवरी में भी इंप्रूवमेंट दिखा है और ओवरड्यू अकाउंट्स में भी कमी आई है। और अब लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट एंटिसिपेटेड आईपीओ की, जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे जी ने यह कहा है कि रेगुलर्स और एनएससी मिलकर सभी आउटस्टैंडिंग इश्यूज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं, जिसके बाद आईपीओ जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स के साथ एनएससी इंडिया की लार्जेस्ट अनलिस्टेड कंपनी मानी जा सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक हाल ही में एनएससी ने सेबी के आईपीओ पर एनओसी न देने को लेकर चलते प्रोलॉन्ग स्टैंड ऑफ में इंटरवेंशन के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऐसी रिक्वेस्ट एनएससी 2019, 2020 और 2024 में भी दे चुका है। हालांकि एनएससी ने रिक्वेस्ट्स की इस खबर को सीधे सीधे नकारा है। One of SEBI's key concerns has been governance shortfalls at the exchange, जैसे कि अपने बोर्ड के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट में डीलेस। रॉयटर्स के मुताबिक एनएससी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखे गए लेटर में इन कंसर्न्स को डिसमिस किया और अपॉइंटमेंट में हुए डीले की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी पर ही डाल दी। एनएससी अपने आईपीओ लॉन्च से Hyundai के लार्जेस्ट पब्लिक इशू का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है, लेकिन उनका कहना है कि वो अपना आईपीओ प्राइस डिस्कवरी के लिए नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए लॉन्च करना चाहते हैं। एनएससी आईपीओ जैसे इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स और अपडेट्स को मिस नहीं करना है तो हिट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सी यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.